जन्म राशि के लिए रवि शुद्धि प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद हम चलते हैं किस, ठीक है, शुरू से थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, देख लीजिए। बर का कौन सा राशि हो गया? कन्या राशि। हाँ, बर का कुंभ राशि है और रवि कौन से राशि में बैठा हुआ है? कन्या राशि में। वर्तमान समय में कन्या महीना चल रहा है। और नेक्स्ट कन्या का जन्म राशि जो है वो कौन सा है? वृष राशि। और दोनों के लिए चंद्र शुद्धि देखना अनिवार्य है। दोनों के लिए चंद्र शुद्धि देखना अनिवार्य है, वर के लिए भी और कन्या के लिए भी। और नक्षत्र शुद्धि भी दोनों का देखना है जब विवाह मुहूर्त हम लोग निकालते हैं। और वहाँ वर के लिए रवि शुद्धि देखना है और कन्या के लिए गुरु शुद्धि देखना है, ये है नियम। वहाँ कुंभ राशि से कन्या राशि तक गिनती किए, संख्या कितना प्राप्त हुआ? कुंभ से कन्या 8 हो गया। कुंभ से कन्या गिनती करने से 8 हो गया। और उसी तरह वृष राशि से मेष राशि तक गिनती किए, संख्या कितना प्राप्त हो गया? 11 नहीं, 12वां होगा। वृष से मेष तक गिनती किए तो 12 हुआ। हमको यह पता है तीनों में चंद्र शुद्धि हो, रवि शुद्धि हो अथवा गुरु शुद्धि हो, 4, 8, 12 यदि संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब जन्म राशि से हम रवि जिस राशि में चल रहा है, जिस महीना में हम लोग विवाह मुहूर्त देने वाले हैं, उस महीना में रवि जिस राशि में चल रहा है उस राशि तक गिनती करते हैं। जैसे यहाँ कुंभ से कन्या तक गिनती किए, हम लोगों को संख्या प्राप्त हुआ 8। उसी तरह कन्या का वृष राशि से मेष राशि तक, मेष में बृहस्पति अभी चल रहा है, 1 वर्ष तक बृहस्पति मेष राशि में रहेगा। और वृष राशि से मेष राशि तक गिनती किए, संख्या कितना प्राप्त हो गया? 12। और ये 4, 8, 12 जो होता है वो गोचर के लिए शुद्धि के लिए, बृहस्पति शुद्धि हो, चंद्र शुद्धि हो व रवि शुद्धि हो, वो क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। जब ये अशुद्ध हो गया तब हम लोग क्या करेंगे? विवाह मुहूर्त नहीं देंगे, क्योंकि कहेंगे क्या, रवि शुद्धि नहीं मिल रहा है और गुरु शुद्धि भी नहीं मिल रहा है, इस कारण से हम विवाह मुहूर्त नहीं देंगे। लेकिन इसमें यह नियम बता रहा है, यदि ये अष्टक वर्ग में शुद्ध हो जाए, अष्टक वर्ग में कन्या राशि और मेष राशि ये दोनों यदि क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए, तभी निश्चित रूप में विवाह करणीय है, उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे हम वर के लिए कन्या राशि देखेंगे और रवि भिन्न माने सूर्य भिन्न अष्टक वर्ग को देखना है। सूर्य का एक अष्टक वर्ग बनाए होंगे कुंभ राशि से, जिसका है किसका? ना बर का है, पुरुष का है। और उनका रवि अष्टक वर्ग के कन्या राशि में यदि शुभ बिंदु ज्यादा हो, शुभ बिंदु कन्या राशि में क्या हो? ज्यादा हो। ज्यादा मतलब 5 से भी ज्यादा हो, 5, 6, 7 ऐसे कुछ संख्या मिले तो वहां रवि शुद्धि है, कोई समस्या नहीं है, उसमें विवाह करणीय है। उसी प्रकार यदि दोनों का शुद्धि प्राप्त हो जाए, कन्या के लिए गुरु सिद्धि देखना है, मेष राशि में अभी बृहस्पति चल रहा है और वृष राशि से मेष तक गिनती किए तो 12 आया, तो 12वां बृहस्पति जो है वो अशुद्ध माना जाता है। लेकिन हम गुरु अष्टक वर्ग को देखेंगे, कन्या के कुंडली में गुरु का जो भिन्न अष्टक वर्ग है, गुरु भिन्न अष्टक वर्ग को हम लोगों को देखना है।
गुरु अष्टक वर्ग में यदि मेष राशि में क्या हो, शुभ बिंदु 5 संख्या से ज्यादा हो, शुभ बिंदु 5 में से ज्यादा हो, व 5 हो व 6 हो अथवा 7 8 तक हो जाए, 8 से तो ज्यादा नहीं हो सकता है, 5 6 7 हो जाए, तभी वो बृहस्पति मेष राशि के लिए, उस कन्या के लिए बृहस्पति जब मेष राशि में गोचर में चलेगा तब कोई समस्या नहीं होने वाला है, इसलिए मेष राशि शुद्ध माना जाएगा। यदि अष्टक वर्गेण ये शुद्धा, वो इसीलिए श्लोक बताया गया है, यदि अष्टक वर्ग में शुद्ध हो तभी रवि शुद्धि वर के लिए और कन्या के लिए गुरु शुद्धि दोनों यदि मिल रहा हो तभी उस समय में, उस काल में विवाह किया जा सकता है। और बाकी दोनों का चंद्र शुद्धि देखना है। जैसे हम लोग विचार किए तो चंद्रमा मीन राशि में यदि हो, चंद्रमा जिस दिन विवाह का हम निर्णय ले रहे हैं उस दिन यदि मीन राशि में चंद्रमा बैठा हो तो कुंभ राशि से मीन तक गिनती करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और कन्या राशि से मीन तक गिनती करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो 2 और 7 ये दोनों चंद्र शुद्धि के लिए क्या माना जाता है, ना पूज्य माना जाता है। लेकिन दोनों का हम चंद्र भिन्न अष्टक वर्ग को देखेंगे, यदि दोनों का मीन राशि शुद्ध हो जाए, शुद्ध मतलब शुभ बिंदु में ज्यादा प्राप्त हो, तभी वहां पर हम लोगों को चंद्र शुद्धि भी प्राप्त हो जाएगा। उस समय में, उस कालखंड में हम लोग विवाह मुहूर्त दे सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जब विवाह मुहूर्त देंगे तब लिखेंगे ये अष्टक वर्ग में शुद्ध है, वर के जन्म राशि से रवि शुद्धि अष्टक वर्ग में है और कन्या के जन्म राशि वृष राशि से गुरु शुद्धि प्राप्त है, और दोनों का चंद्र शुद्धि चंद्र अष्टक वर्ग में, दोनों के जन्म कुंडली के चंद्र अष्टक वर्ग में चंद्र शुद्धि भी मीन राशि प्राप्त है। इस कारण से इस मुहूर्त में विवाह करणीय है और सबसे उत्तम काल होगा, विवाह कर सकते हैं। इसलिए कई ग्रंथ में भी इस विषय में चर्चा किया गया है। सूर्याष्टक वर्ग यत् शून्यम, यदि ऐसे भी हो जाए, कभी कभार क्या होता है, जो रवि शुद्धि है वो 5वें रवि हो जाए, यहाँ तो 8वां पड़ रहा है, यहाँ जन्म राशि सोच लेते हैं कन्या, दोनों का वृष राशि हो, पुरुष का भी क्या है, वृष राशि है। वृष से कन्या तक गिनती करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। सर इसमें कन्या राशि को ले रहे हैं हम लोग, कन्या अभी रवि जो बृहस्पति है वो रवि जो है सूर्य कन्या राशि में चल रहा है, इसीलिए कन्या राशि ले लिए, कन्या ले सकते हैं। और रवि का, सूर्य का महीना अभी कन्या में है, हर महीना एक एक राशि चेंज होगा ना सूर्य का, जी ठीक है। तो विवाह के लिए, वर के लिए हम लोगों को रवि शुद्धि देखना है। सूर्य जिस महीना जिस राशि में रहेगा उस महीना उसी को गिनती करेंगे ना हम लोग। अभी कन्या महीना चल रहा है, कन्या संक्रांति हुआ ना अभी, जी सर। हाँ जी, ठीक है। कन्या महीना में कौन से पक्ष पड़ता है, एक विशेष है, पितृपक्ष पड़ता है, पितृपक्ष, हाँ पितृपक्ष है, ठीक है, ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए, कोई दिक्कत से। हाँ, पितृपक्ष में विवाह कन्या राशि में जब सूर्य का चलन हो, उस समय में विवाह का मुहूर्त नहीं रहता है। मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, इसको मत, हाँ पितृपक्ष में विवाह नहीं होता है, आप मत लीजिए कन्या राशि में विवाह हो जाएगा करके, ऐसे केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वृष राशि से कन्या तक गिनती किए तो वो 5 संख्या आ गया,
और जो कन्या राशि 5 होने से रवि शुद्धि हो गया, माने गोचर में रवि शुद्धि हो गया, लेकिन वहां सोच लेते हैं शुभ बिंदु मात्र 1 है। अष्टक वर्ग में देखे, रवि अष्टक वर्ग में जन्म कुंडली में शुभ बिंदु कितना है ना, मात्र 1 है। और अशुभ बिंदु तभी कितना हो गया, अशुभ 7 हो गया। और यदि शून्य तो हो जाए बड़ा समस्या है, और कम भी हो शुभ बिंदु यदि, वो कह रहे हैं सूर्याष्टक वर्ग यशून्यम मासम संवत्सरम प्रति विवाह व्यवहारादि मासेस्मिन वर्जित सदा, हर समय में उस समय को वर्जित करना चाहिए। यदि सूर्याष्टक वर्ग में जिस राशि में शून्य बिंदु मिल जाए, उस राशि में जब सूर्य का संचरण होगा, एक बिंदु नहीं होके, वो क्या कह रहे हैं, यदि कन्या राशि में शून्य बिंदु हो जाए और सुबह पूरा 8 का 8 हो जाए, तो कन्या राशि बिल्कुल शुद्ध नहीं है। कन्या राशि यदि शुद्ध नहीं है, उस समय में कभी भी कोई भी शुभ कार्य उस महीना में पुरुष के लिए वर्जित है, कभी भी नहीं करना चाहिए। करने से क्या होगा ना, वो कहते हैं कलहो मास दुखानी शून्य मासे भवंती च। इसी प्रकार आगे की फलादेश भी करना चाहिए। समझ गए बात को? चले विद्या का विचार का विषय थोड़ा समझ लेते हैं। मुहूर्त कैसे निकालेंगे इसमें? मुहूर्त कैसे निकालेंगे जी? मुहूर्त निकालने के लिए हम लोगों को 3 चीज देखना पड़ेगा। वर के लिए चंद्र शुद्धि, रवि शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि, और कन्या के लिए चंद्र शुद्धि, गुरु शुद्धि और नक्षत्र शुद्धि देखना होगा। और ये सब गिनती होता है अपने जन्म राशि से। वर का जन्म राशि से वर के चंद्र शुद्धि देखते हैं गिनती करने से। जन्म राशि जैसे वर का हम लोग वृष लिए, वृष से चंद्र जिस राशि में जिस दिन आप मुहूर्त पंचांग देखेंगे, पंचांग में उस दिन का मुहूर्त हो, विवाह मुहूर्त जिस दिन हो, उसी दिन का चंद्रमा कौन से राशि में बैठा हुआ है उसको देखना है पंचांग में, उसको गिनती करेंगे। नक्षत्र शुद्धि कैसे होगी? नक्षत्र शुद्धि सोच लेते हैं, यहाँ वृष राशि रोहिणी नक्षत्र है, जन्म राशि वर का वृष राशि रोहिणी नक्षत्र है, और कन्या का कृत्तिका नक्षत्र है। तो वहां तारा गणना करना पड़ता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में उस दिन हो, जैसे हम लोग उदाहरण लिए मीन राशि का, मीन राशि में 3 नक्षत्र सोच लेते हैं ना। आज का देखें, आज का बताइए, आज का राशि नक्षत्र बता दीजिए, कौन से राशि में चंद्रमा है? उत्तरा भाद्रपद मीन राशि है। आज भी उत्तरा मीन राशि मुंह से निकला है, वो भी उत्तरा भाद्रपद निकला। आज के उत्तरा भाद्रपद और मीन राशि। आज चंद्रमा हाँ? अरे महाराज, पूर्वा भाद्रपद दिन के हाँ रात के 1:48 तक है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप, अभी रात के 1:48 तक पूर्वा भाद्रपद है। ठीक है, उत्तरा भाद्रपद स्थिर नक्षत्र होता है और विवाह के लिए शुभ माना जाता है। हम लोग उत्तरा भाद्रपद को गिनती कर लेते हैं। रात के मुहूर्त निकालते हैं, समझ गए बात को? रात के विवाह मुहूर्त निकालते हैं, और उत्तरा भाद्रपद में ही विवाह शुभ होता है, इसलिए उत्तरा भाद्रपद को ही ग्रहण कर लेते हैं और उसमें नक्षत्र शुद्धि देख लेते हैं। चलो इसको छोटा करो। अभी
क्या करना है ना, एक का रोहिणी नक्षत्र, दूसरे का कृत्तिका नक्षत्र। रोहिणी से हम लोगों को गिनती कितना करना है ना, उत्तरा भाद्रपद तक गिनती करना है। कर सकते हैं आप लोग? उत्तरा भाद्रपद तक गिनती कर लीजिए। कितना संख्या आ रहा है रोहिणी से? 21। कृत्तिका से? 22 या 21? गिनती नहीं हुआ? कृत्तिका से गिनती किए तो कितना मिला? कृत्तिका से उत्तरा भाद्रपद तक गिनती कीजिए। 24। अरे हाँ, 22 और 23 हो रहा है। अरे এটা कहीं घूंची हुई। हाँ, रोहिणी को मिला के गिनती कीजिए। रोहिणी को मिला के गिनती कीजिए। कृतिक ठीक है, 22-23 हो गया। 22 संख्या को आप क्या कीजिए, 9 तारा होते हैं, 9 तारा का नाम नोट कर लीजिए। जन्म, अरे रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा। धनिष्ठा के बाद हाँ शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा। तो रोहिणी से गिनती करेंगे तो 23 होगा, और कृत्तिका से गिनती करेंगे तो हाँ वो सही कह रहे, 23 और 24 होगा। ऐसे भी गिनती कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र का संख्या 4 होता है, 4 से उत्तरा भाद्रपदा का संख्या जो है वो 26 होता है, और 26 से आप 4 माइनस करके एक जोड़ दीजिए। ठीक है, 26 से 4 माइनस कर दीजिए, 22 हो जाएगा, एक जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा। और कृत्तिका का संख्या उसी तरह होता है क्या, 3, और उत्तरा भाद्रपदा का 26 से 3 घटा दीजिए, ये हो जाएगा कितना, 23 हो जाएगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो 24 होगा। हाँ, रोहिणी को 1 मानेंगे। चलिए, हाँ, तो संपत, जन्म, इसको नोट कीजिए। 9 तारा होते हैं, 1 नंबर जन्म, 2 नंबर संपत, और 3 नंबर जो है वो विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, बद्ध, मित्र और अतिमित्र है। ये 9 तारा होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 1 वाला और 3 5 और 7, ये देखिए नाम से ही आपको अशुभ लग रहा होगा। विपत तारा और प्रत्यरी, बद्ध, ये तीनों अशुभ माने जाते हैं। और जन्म तारा भी मध्यम है, इसको भी मध्यम में गिनती करना है, लेकिन शुद्ध नहीं है। लेकिन संपत तारा शुद्ध है, और क्षेम तारा शुद्ध है, क्षेम मतलब वृद्धि होता है, और साधक तारा शुभ,
8 और 9 मित्र अतिमित्र ये दोनों भी शुभ है। इसी प्रकार हम लोगों को वर के नक्षत्र से संख्या 23 मिला था, तो हम 9 में भाग दिए, 9 दूने 18, भाग शेष कितना बच रहा है यहाँ 5 बच रहा है। 5 मतलब वर के लिए कौन सा तारा प्राप्त हुआ ना, प्रत्यरी। और उसी तरह कन्या का देखेंगे तो 24 में से 9 को भाग देंगे तो 9 दूने 18, भाग शेष बचेगा कितना 6। यहाँ साधक तारा प्राप्त हो रहा है, मतलब कन्या का नक्षत्र शुद्धि प्राप्त है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में यदि हम लोग क्या करेंगे, विवाह करने के मुहूर्त निकालेंगे, तभी वो उत्तराभाद्रपद नक्षत्र कन्या के लिए शुद्ध हो जाएगा, लेकिन वर के लिए वो प्रत्यरी तारा होने के कारण अशुद्ध नक्षत्र होगा, नक्षत्र शुद्धि प्राप्त नहीं होगा। इसमें कुछ दान करने के लिए वो कहा जाता है, दान करके भी विवाह किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का एक साथ प्राप्त मिल जाएगा, माने नक्षत्र शुद्धि हो जाएगा। ऐसे लगभग कभी कभार मिलता है, हमेशा शुभ नहीं होता है। जब मित्र अतिमित्र में मिल जाए तो प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार के नक्षत्र शुद्धि को देखना है। समझ गए बात को, नक्षत्र शुद्धि कैसे देखना है। और हम लोगों को चंद्र शुद्धि, रवि शुद्धि और गुरु शुद्धि, चंद्र शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि, ये सब क्लियर है ना विषय। चले इसके बाद विद्या विचार में कर। हाँ, फिर से क्या प्रश्न। ये सब तो उसके लिए हो जिसके लिए जन्म की तारीख हो, उसके हिसाब से जन्म राशि है हमारे पास। लेकिन कुछ जातक ऐसे होते हैं कि कई बार लड़के और लड़की की जन्म कुंडली इत्यादि न हो, और जन्म नाम राशि से ही वे लोग अपना मुहूर्त निकलवाते हैं। तो क्या उनके लिए अष्टक वर्ग को देखना विचारणीय नहीं हो सकता है? उनका अष्टक वर्ग कहाँ उनका अष्टक वर्ग तो नहीं मिलेगा, तो कैसे आप विचार करेंगे। उनका नाम राशि को देखना पड़ेगा, नाम राशि से मुहूर्त निकालना पड़ेगा। और नाम राशि का प्राधान्य क्या होता है, गोचर के लिए उतना प्राधान्य होता है क्या, ये विवाह के लिए हाँ, विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रादो ग्रह गोचरे जन्म राशे है प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित। परंतु किसी किसी के पास जन्म राशि यदि नहीं है, जन्म कुंडली ही नहीं है, वहां आप नाम राशि को ही देख के बताएंगे और क्या कर सकते हैं। और जब प्रश्न का विचार आ जाए, उस समय प्रश्न कुंडली का भी अष्टक वर्ग निकल जाएगा। आजकल तो सॉफ्टवेयर है, तुरंत जिस समय में वो प्रश्न पूछ रहे हैं उस समय में प्रश्न कुंडली निकाल लीजिए और उस प्रश्न कुंडली का अष्टक वर्ग देख लीजिए। यदि वो अष्टक वर्ग शुद्ध हो उस समय के प्रश्न में, तभी भी फलादेश के लिए शुभ माना जाएगा। तो गुरुजी इस विषय में जब नाम राशि ही हमारे पास है तो बस त्रिवल शुद्धि देख सकते हैं हम, लेकिन वो विवाह के लिए ग्रहणीय नहीं है। सभी मांगलिक कार्य में, विवाह, उपनयन इत्यादि में ग्रहणीय, परंतु जैसे गृहारंभ कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, वहां नाम राशि की प्राधान्य है, जन्म राशि की प्राधान्यता नहीं है। ठीक है, हाँ। एक एक प्रश्न पूछेंगे तो आगे की विषय नहीं पढ़ाई होगी। सर एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए सर। उनकी दाऊद है, इसलिए 4-12 में अगर ना गोचर में ग्रह होते हैं तो वो अशुद्ध माने जाते हैं, तो सारे ग्रहों के लिए या फिर चंद्र गुरु रवि तीनों के लिए है? क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। गोचर का मुहूर्त निकालते समय 4-12 में चंद्र, रवि और गुरु का होते हैं, हाँ, तो वो अशुद्ध होता है। हाँ, तो वो अभी के लिए नियम या फिर 3 ग्रहों के लिए नियम है? ये 3 ग्रहों के लिए ये नियम है। आप माने गुरु शुद्धि, रवि शुद्धि और चंद्र शुद्धि देखा जाता है ना विवाह मुहूर्त निकालने के लिए, उपनयन मुहूर्त निकालने के लिए।
सभी शुभ मांगलिक मुहूर्त निकालने के लिए जन्म राशि से ये 4, 8, 12 जो है वो गुरु और चंद्र और रवि के लिए, तीनों के लिए अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, लेकिन अष्टक, यदि अष्टक वर्ग में वो राशि भी शुद्ध हो जाए तभी कोई समस्या नहीं है। वही कह रहा हूं मैं। यदि अष्टक वर्ग में 4, 8, 12 पढ़ने के बाद भी यदि अष्टक वर्ग में शुद्ध हो जाए तभी कोई समस्या नहीं है। चलिए विद्या का विचार कर लेते हैं। कल की किसी का प्रश्न था, शुभ फलादेश की बात शुद्ध पिंड से नहीं किए, अशुभ सारा हो गया, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा शुभ फलादेश का विचार कर लेंगे। और आप लोग जानते हैं विद्या का विचार किस ग्रह से किया जाता है, बुध और बृहस्पति विशेष करके। वाणी कारक ग्रह कौन है, बुध है। ठीक है, नोट कर लीजिए जिसको पता नहीं है, क्योंकि विद्या और विज्ञान का कारक ग्रह भी बुध को माना जाता है। और बृहस्पति ज्ञान और सुख प्रदायक ग्रह है। बृहस्पति से भी माने प्रवचक होने की जो दक्षता है वो बृहस्पति प्रदान करता है, क्योंकि अच्छा प्रवचक बना देता है, अच्छा फलादेश करता, अच्छा पढ़ाने वाला टीचर, ये सब बृहस्पति से सक्षम है। तो उसी तरह कल के जैसे विचार हम लोग शोध्य पिंडों को लेके किए थे, उसी तरह जब हम लोगों को एकाधिपति शोधन के बाद गुणक के द्वारा, राशि गुणक, ग्रह गुणक के द्वारा हम लोगों को बुध ग्रह का क्या प्राप्त हो जाए, शोध्य पिंड लिख लीजिए। बुध का जितना शोध्य पिंड प्राप्त हो उसको, बुध द्वितीय स्थान विद्या स्थान होता है। जातक पर्यात आप देखेंगे तो द्वितीय स्थान से विद्या का विचार किया जाता है, पता है ना। जिसको पता नहीं है वो नोट करे, द्वितीय स्थान जो होता है वो विद्या का होता है। पंचम स्थान भी तंत्र मंत्र यंत्र का विचार किया जाता है, और प्रत्येक भाव 12 भावों से विद्या का विचार किया जाता है। उससे प्रधान जो है वो द्वितीय भाव है, तो हम लोग मुख्य भाव को, द्वितीय भाव को ग्रहण करेंगे। बुध से द्वितीय भाव, बुध जहां बुध भिन्न अष्टक वर्ग को देखेंगे, बुध ग्रह का भिन्न अष्टक वर्ग को देख के उससे द्वितीय भाव में जितने शुभ बिंदु होगा, जितने शुभ बिंदु होगा उसको किसमें गुणा करना है, किसमें, हाँ, शोध्य पिंड में गुणा करना है। बुध का शोध्य पिंड में गुणा करके भाग किसमें देना होगा, 12 में। किसमें भाग देना है, 12 में, क्योंकि 12 यहाँ 12 में भाग देना है। 12 से राशि का पता चल जाएगा, वहां नक्षत्र का पता चल रहा था, आप वहां भी 12 से भी भाग दे सकते थे, मैं वो बात कल बताया नहीं। जैसे आप 27 से भाग देके नक्षत्र को ज्ञान करते हैं, वैसे 12 से भाग देंगे तो राशि का ज्ञान हो जाएगा। आप इस सब को फलादेश में घटाइए, आप लोगों को और प्रैक्टिस होगा तो अच्छा फलादेश आप कर सकते हैं। ठीक है, शुभ बिंदु को शोध्य पिंड में गुणा करके 12 में भाग देते हैं। भाग शेष जितना होता है, जो राशि होगा, मेष से लेके गिनती कर लेंगे। यदि भाग शेष सोच लीजिए 5 आ जाए, भाग शेष 5 होगा तो कौन सा राशि होगा, सिंह राशि होगा। तो जब सिंह राशि में गोचर में बृहस्पति चलने लगेगा, गोचर में कौन ग्रह, बृहस्पति, विचार कर रहे थे बुध का, और सबसे ज्यादा शुभ ग्रह मानते हैं ज्ञान सुख के लिए बृहस्पति को। जब गोचर में बृहस्पति सिंह राशि में चलने लगेगा तभी उस व्यक्ति का बुध के कारण, और दशा अंतरदशा भी बुध महादशा का बृहस्पति अंतरदशा हो, अथवा बृहस्पति महादशा में
बुध का अंतर्दशा हो, परस्पर में किसी भी अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा उन शुभ ग्रहों का प्रभाव मिले, उस समय में विद्या अध्ययन में उत्तम रहेगा। और बुध संबंधी जो जो बात है वो सब प्राप्त हो जाएगा। बुध लिपिकार बनाता है, लिपिकार की नौकरी भी प्राप्त हो सकता है, क्लरिकल जो पोस्ट होता है वो कर्म क्षेत्र भी प्राप्त होगा। राजदूत बनाता है तो राजदूत भी बन सकता है व्यक्ति, वकील भी बना सकता है, क्योंकि बुध बृहस्पति का उस समय में अध्यापक नियुक्ति भी करवा सकता है, पोस्टल वर्क, अध्यापक नियुक्ति, व्यापार का प्रारंभ। इस प्रकार जितने बुध बृहस्पति का कर्म है उस जन्म कुंडली को देख करके ध्यान पूर्वक कर्म का विचार करके जो कर्म प्राप्ति होने का संभावना है, उसी बृहस्पति जब सिंह राशि में गोचर में चलने लगेगा उसी समय में उसको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देने वाला विषय यह है, दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा भी शुभ चल रहा हो, अशुभ नहीं हो, और कुंडली में योग हो। कई सारे अच्छे शुभ योग होते हैं ना, राजयोग, जैसे गजकेसरी योग अथवा चामर योग, अमला योग, अमलाकृति योग, इस प्रकार की शुभ योग, शुभ सनफा योग, शुभ अनफा योग, जितने सारे आप लोग पिछले कक्षाओं में शुभ योग पढ़े हुए हैं उसको भी ध्यान पूर्वक देख करके आप लोगों को फलादेश करना है। समझ गए बात को ना? किसी का कोई संदेह है? जी ठीक है। तो बुध से द्वितीय भाव ग्रहण किए, द्वितीय भाव में जो शुभ बिंदु है उसको ग्रहण किए, बुध का शोध्य पिंड उसको गुणा किए शुभ बिंदु में और 12 से भाग दिए, भाग से जो निकला उस राशि का संख्या ग्रहण किए। उस राशि में जब बृहस्पति का गोचर हो, और बृहस्पति गोचर में एक राशि को 1 वर्ष तक भोग करता है, मध्यम गति के द्वारा 1 वर्ष एक राशि को भोग करता है। जैसे अभी बृहस्पति कौन से राशि में चल रहा है? मेष राशि में। तो मेष राशि में अभी चलेगा, जाके मई में कुछ चेंज होने वाला है, मेष से वृष राशि में चलने लगेगा। वक्री भी होता है, वक्री मार्गी का बृहस्पति का विचार किया जाता है, वो अलग है। चले गुरुजी, एक जिज्ञासा है। जैसे हम बुध नीलाष्टक वर्ग देख रहे हैं, तो बुध जो विषय का कारक है, हाँ देखेंगे बुध नीलाष्टक वर्ग से। हाँ जी बुध जिस का, और फिर जो भाव जिस स्थान का मतलब प्रधान होता है, हाँ जी, उससे रिलेटेड भाव को देख के उसमें शुभ बिंदु जितना होगा शोध्य पिंड में गुणा करके 12 में भाग दे देना है, और भाग से जो निकल रहा है उसमें शुभ ग्रहों का गोचर होगा तो शुभ फल, अशुभ ग्रहों का गोचर होगा तो अशुभ फल। समझ गए आप बात को? ध्यान पूर्वक समझ गए? जैसे हम लोग बुध का देख रहे हैं उस प्रकार बृहस्पति का देखेंगे तो तब क्या होगा? बृहस्पति का शुभ स्थान 5वां होता है, 9वां भी होता है, द्वितीय भी होता है। जब धन का विचार होगा, करना है धन धान्य का विचार, धन प्राप्ति होगा या नहीं होगा उस संबंधी जब विचार होगा, तभी बृहस्पति द्वितीय भाव का भी कारक होता है। उसमें बृहस्पति का भिन्न अष्टक वर्ग को देखना है, और बृहस्पति से द्वितीय स्थान में कितने शुभ बिंदु प्राप्त हो रहा है। बृहस्पति जहां बैठा है जन्म कुंडली में, वहां से द्वितीय स्थान को देखना है। वहां से द्वितीय स्थान में बृहस्पति के भिन्न अष्टक वर्ग में जितना शुभ बिंदु होगा उसको बृहस्पति के शोध्य पिंड में गुणा करेंगे और 12 में भाग दे देंगे। 12 में भाग देकर जितना संख्या प्राप्त हुआ भाग शेष, उसमें जब बृहस्पति का गोचर होगा शुभ फल, जब शनि का गोचर होगा अशुभ फल। गुरुजी, भाग से या शेष बचा जो? भाग शेष, भाग फल नहीं, भाग शेष। जी, भाग शेष ही राशि होगा, 12 से कम होगा,
भागफल तो 12 से भी ज्यादा हो सकता है। गुरुजी क्या कहते हैं, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्या कह रहे हैं? जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, हाँ। तो उनको उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, इसका अगर विचार करना हो तो कैसे किया जाएगा? मंगल से देखेंगे आप लोग। मंगल षष्ठ स्थान का प्रतियोगिता कहाँ से विचार किया जाता है? छठा भाव से। तो छठा भाव का कारक कौन है? मंगल है। तो मंगल से क्या करना है? मंगल का शोध्य पिंड लेना है और मंगल का अष्टक वर्ग देखना है, मंगल का भिन्न अष्टक वर्ग देखना है। मंगल से 6 स्थान में जो शुभ बिंदु प्राप्त हो उसको शुद्ध पिंड में गुणा करके 12 में भाग दे दीजिए। भाग से जितना आ रहा है उसमें बृहस्पति का गोचर चला तभी निश्चित शुभ फल होगा। लेकिन जन्म कुंडली में योग होना चाहिए। केवल अष्टक वर्ग से अकेला ही आप लोग शुभ फलादेश करने लगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये केवल समय का निर्धारण करता है। हाँ, आपके कुंडली में योग हो तभी वो घटेगा, बिना योग का। हाँ, जैसा कि इसमें राशि से हुआ तो नक्षत्र के द्वारा तो ये पता चल जाता था कि एक इस महीने में और ये दशा होगी और ये नक्षत्र है, इस नक्षत्र से गोचर कर रहा है। अरे यहाँ 12 में भाग दे रहे हैं, वहाँ 27 में नक्षत्र, 27 में भाग देंगे तो नक्षत्र मिल जाएगा। नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर से आप सुबह शुभ फलादेश कर सकते हैं, शुभ फलादेश। ठीक है। जैसा कि मंथली यानी कि इस महीने में वो क्लियर, इसमें तो एक साल का क्लियर होगा कि एक साल तक एक राशि में गुरु, तो क्या एक साल वो अच्छा ही अच्छा होता है? ऐसे नहीं, वहां मैं बार बार कह रहा हूं दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, विदशा तक भी आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना है। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा समय यदि शुभ चल रहा हो और इधर अष्टक वर्ग यदि शुद्ध हो और उस समय में बृहस्पति का जो शुभ संख्या में गोचर चल रहा हो तभी शुभ फल प्राप्त होगा, उसमें क्या संशय है। अभी मेरे जीवन में भी ऐसा घटा है। अशुभ काल चल रहा था, प्राप्तव्य जो था वो नहीं प्राप्ति हुआ। जी, इसमें अगर दशांतर दशा आदि थोड़ा अशुभ है और गोचर उसे अष्टक वर्ग बिल्कुल शुद्ध है या शुभ है, तो वहाँ कभी भी 100% आपको फल नहीं मिलेगा। आप केवल माथा ठोकते रहेंगे और मिलेगा 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 सब लोग कहेंगे, नहीं मिलेगा। तो दशा का ही प्राधान्य माने फल के? दोनों का प्राधान्य, भी बार बार वही तो समझा रहा हूँ, दोनों का प्राधान्य है। केवल दशा, आप हमेशा दशा अंतरदशा को देख करके हर व्यक्ति अभी फलादेश करने लगा है, अष्टक वर्ग को देखता ही नहीं है। इसीलिए फलादेश कभी कभी उसका फलीभूत होता है, कभी कभी फलीभूत नहीं होता है। वो संदेहास्पद में रह जाता है। खुद तो संदेहास्पद है, दूसरे सामने वाले को भी संदेहास्पद में रख लेता है। सर, ये शादी के लिए निकालते हैं तो सप्तम भाव से करेंगे? हाँ। लड़की के लिए और लड़का के लिए भी गुरु का ही देखेंगे सप्तम भाव में, शुक्र देखेंगे? लड़का के लिए भी शुक्र का देखना है। यदि बृहस्पति से आप देख रहे हैं तो देख रहे हैं, लेकिन बृहस्पति से गोचर का देखना चाहिए। अष्टक वर्ग शुद्ध के लिए शुक्र से ही देखना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव का कारक जो है वो शुक्र ही है। कहीं भी किसी भी ग्रंथ में आपको बृहस्पति मिलेगा ही नहीं सप्तम भाव का कारक। जी जी, वर और कन्या दोनों के लिए शुक्र ही देखेंगे। शुक्र देखेंगे, शुक्र से सप्तम भाव को देखेंगे और सप्तम भाव में जो शुभ बिंदु हो उसको शुद्ध पिंड में गुणा कर दीजिए, उसको 12 में भाग दे दीजिए। भाग शेष जितना आ रहा है उसमें जब गोचर में बृहस्पति चल रहा हो वो शुभ फल होगा, शनि चल रहा हो वो अशुभ फल होगा। जी सर। और भिन्ना अष्टक वर्ग में जो जिस राशि में अभी दोनों को देखेंगे, यहाँ केवल आप शुद्ध पिंड निकाल के गुणा करके देख रहे हैं बृहस्पति का गोचर हो रहा है शुभ फलादेश कर दिए, ऐसा नहीं होता है। वहाँ भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट कक्षा है, क्लास है। वहाँ भी भिन्ना अष्टक वर्ग में वो राशि जिस राशि में बृहस्पति चल रहा हो, बृहस्पति का भिन्ना अष्टक वर्ग भी शुद्ध हो। मतलब सोच लीजिए मेष राशि में बृहस्पति चल रहा है और मेष राशि में शुभ बिंदु 3 है, लेकिन तो लिंक छोड़
देखो ठीक है, उसी तरह आप लोगों को विचार करना है। नेक्स्ट एक क्लास आज शुरू होने वाला है, इसलिए आप सबको धन्यवाद है। हम लोग आज थोड़ा कौन सी कक्षा शुरू हो रही है? हाँ, वो उड़िया उड़िया